Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. This is Shivam Prajapati welcoming all of you here in our SST class. So today's turn is history. Okay, today in this video we have to discuss about the history. And in history we have already started our first chapter, that is the French Revolution. That is our topic. And today we have to discuss the outbreaks of the revolution. कि इस revolution की शुरुआत कैसे हुई थी. So look guys, in our previous classes we have discussed about the growing of the third class, okay, and after that we have discussed about the imagination of the end of the privilege. हमने डिस्कस किया कि थर्ड क्लास में कैसे एजुकेटेड पर्सन अपने आप को ग्रो कर रहे थे, ओके, और लीड कर रहे थे दूसरे पीपल्स को. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि उनकी जो इमेजिनेशन थी कि कैसे वो प्रिविलेज को धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी. ओके, एंड ऑलरेडी द लास्ट लाइन वाज विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. लास्ट लाइन क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही लुई 16 ने क्या किया, कर इंक्रीज किया, ओके, द टैक्सेस, ओके, टैक्सेस को जब इंक्रीज किया लोगों पे, तो लोगों का जो गुस्सा था वो बिल्कुल फूट पड़ा था, बिल्कुल वो भड़क उठे थे लुई 16 पे, जो उनके किंग थे. और लुई 16 ने अपने टैक्सेस को क्यों इंक्रीज किया था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके, क्योंकि जैसे ही किंग लुई 16 किंग बने थे तो उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी. एंड आफ्टर दैट ही हैड हेल्प अमेरिका टू हेल्प 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू इंडिपेंडेंट. तो इन सारी चीज़ों में उनके जो पूरी की पूरी ट्रेजरी थी, उनका खजाना, उनका पैसा सब खत्म हो चुका था, ओके. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया. अब ये देखिए टैक्स कैसे इंक्रीज होता था फ्रांस में. फ्रांस में टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए या बड़े बड़े फैसलों को लेने के लिए डायरेक्टली केवल किंग फैसलों को नहीं ले सकता था. वहाँ पे कुछ रूल्स बने हुए थे कि किंग क्या करेगा कि स्टेट जनरल की एक असेंबली ऑर्गेनाइज करेगा. अभी स्टेट जनरल क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे असेंबली ऑर्गेनाइज करने पे जाएंगे. सो लुक, एज आई हैव रिटन हियर, स्टेट जनरल क्या है भाई, इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. स्टेट जनरल क्या था, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके थ्रू 3 स्टेट्स जो थे हमारे, क्लर्जी, नोबेलिटी और द थर्ड स्टेट, ओके, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे. मतलब वो कुछ लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करके, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको भेजते थे, और उन सब की हेल्प से किंग क्या करते थे, किसी भी डिसीजन को फॉलो करते थे या करवाते थे या किसी भी डिसीजन को लेते थे, ओके. सो देखिए स्टेट असेंबली इज क्लियर, सॉरी स्टेट जनरल इज क्लियर. तो अब क्या करना है कि जब कर को इंक्रीज किया जाना था लोगों पे, तो लुई 16 ने क्या किया, उन्होंने फिर से एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जनरल की, ताकि वो टैक्सेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस को फॉलो करवा सके लोगों पे. देखते हैं कि ये असेंबली कैसे और कब हुई थी. देखिए ऑन 5 मई 1789, ओके, 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली टू द स्टेट, है ना. स्टेट जनरल्स की असेंबली बुलाई, स्टेट जनरल्स, टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस. यानी न्यू टैक्सेस का ये जो प्रपोजल था, जो लुई 16 लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने वाले थे, जो लोगों को पे करना था, तो इसको लगाने के लिए, अपने इस प्रपोजल को मनवाने के लिए लुई 16 ने स्टेट जनरल्स की एक असेंबली बुलाई थी. कब, 5 मई 1789 को, ओके. रिमेंबर द 14 जुलाई 1789 इंसिडेंट्स, ओके. अब हम उस इवेंट के काफ़ी पास आ रहे हैं कि कैसे कैसे पहुंचा था और 14 जुलाई को एग्जैक्टली वो इवेंट कैसे शुरू हो गया. तो देखिए 5 मई 1789 को लुई 16 ने क्या किया, स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई, ताकि वो क्या कर सके, अपने टैक्सेस के प्रपोजल को फॉलो करवा सके. तो डेफिनेटली वो असेंबली आएगी, ओके. एंड वन मोर थिंग, कि स्टेट जनरल की असेंबली को केवल किंग ही बुला सकता है, ओके, कि किंग चाहेगा तो स्टेट जनरल्स की असेंबली को बुलाएगा और अपने डिसीजंस को फॉलो करवाएगा. सो लुक, तो टैक्सेस के लिए जब असेंबली बुलाया उन्होंने लुई 16 ने, तो क्या हुआ, द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. कि असेंबली में फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी एंड सेकंड स्टेट यानी नोबेलिटी, इन 2 स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में आए थे, ओके. एंड थर्ड स्टेट, वेयर इज इट, एंड थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके. जहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लर्जी और नोबेलिटी, इन दोनों स्टेट के पीपल्स ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे जनरल असेंबली के लिए, स्टेट असेंबली के लिए. लेकिन जो थर्ड क्लास था, ओके, थर्ड स्टेट था, उन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे. अब जब इन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, तो क्या वो ऐसे ही भेज देंगे? नहीं, उन्होंने ऐसे ही नहीं भेजे थे. देखिए
who had a list of grievances and demands which made with the help of 40,000 letters। कि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के गए थे असेंबली के लिए, इनके पास एक लिस्ट थी बड़ी सी। उस लिस्ट में उनके ग्रीवेंस यानी कि उनकी नाराज़गी और उनके डिमांड्स, इन दोनों चीज़ों की ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। और ये दोनों चीज़ें, ये जो लिस्ट कैसे प्रिपेयर की गई थी, ये प्रिपेयर की गई थी 40,000 लेटर्स की हेल्प से, जो अलग अलग जगह की फ्रांस की जगह से लोगों ने क्या किया था, इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। तो इन 40,000 लेटर्स की हेल्प से इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक लिस्ट प्रिपेयर किया। ओके, आप कह सकते हो एक लेटर, अलग से एक छोटा सा लेटर प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों के सारे ग्रीवेंस को और डिमांड को लिखा और वो अपने साथ लेके असेंबली में गए थे। तो देखिए, जब वो असेंबली में पहुँचे तो असेंबली में पहले तो ये समझिए कि असेंबली हुई कहाँ था, ये वर्साय में हुआ था असेंबली। तो वर्साय का जो फोर्ट था उसको बहुत अच्छे से सजाया गया। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स को वेलकम करने के लिए क्या किया, लुई 16 ने वर्साय के इस किले को, इस फोर्ट को बहुत अच्छे से सजवाया था और उसमें एक बड़े से हॉल में एक बड़ा सा टेबल लगवाया। तो टेबल में आमने सामने के, आप कह सकते हो, रोज में क्लर्जी और नोबेलिटी, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्लर्जी एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नोबेलिटी, इन दोनों के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को आमने सामने बैठाया गया। एंड इसके बाद जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। मतलब 300 इन द लेफ्ट साइड, ओके, खड़े थे क्लर्जी के पीछे, एंड 300 इन द राइट साइड जो नोबेलिटी के पीछे खड़े थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो असेंबली हॉल था वो फुलफिल हो चुका था रिप्रेजेंटेटिव से, वहाँ पे किंग आ चुके थे। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि उस हॉल में, उस असेंबली में फार्मर्स को, वुमेंस को और जो दूसरे छोटे छोटे कारीगर्स थे, ओके, पीजेंट्स थे, उनको जाने की एंट्री नहीं थी, उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी। उसमें केवल उनके रिप्रेजेंटेटिव जा सकते थे, क्लर्जियों के रिप्रेजेंटेटिव जा सकते थे, नोबेलिटी के रिप्रेजेंटेटिव जा सकते थे। बट इसके अलावा वो पर्सन क्लर्जी भी जा सकते थे, नोबेलिटी भी जा सकते थे। बट थर्ड स्टेट के जो पीपल थे उनके केवल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते थे, थर्ड स्टेट के पर्सन वहाँ पे अलाउड नहीं थे। तो देखिए, जब सभी लोग वहाँ पहुँच गए, असेंबली स्टार्ट हो गई, तो किंग के मन में पहले ही से था कि मुझे क्या करना है, इस टैक्स के प्रपोजल को इन लोगों से मनवाना है। और एक और रूल था कि असेंबली में लोग वोट कैसे देंगे। तो 3 स्टेट्स थे, 3 स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, लेकिन वहाँ पे पूरे ग्रुप से केवल एक वोट देना था। ओके, सपोज दैट अगर मैं थर्ड स्टेट से रिलेटेड हूँ, तो मुझे क्या करना है कि अपने ग्रुप के सभी पर्सन से डिस्कस करने के बाद केवल एक वोट देना है, यस या नो में। ओके, इसके अलावा सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में भी यही होना था कि पूरे ग्रुप से डिस्कशन के बाद उनको अपना एक वोट देना था, यस या नो में, सेम एज नोबेलिटी ऑल्सो। ओके, इसी तरीके से सारे डिसीजंस को फॉलो करवाया जाता था या मनवाया जाता था, या कह सकते हैं कि इलेक्शंस करवाए जाते थे। वहाँ पे टोटल 3-4 ही वोट होते थे, जो 3 स्टेट से आते थे और एक किंग का होता था। ओके, तो ऐसे ही क्या करते थे, किंग अपने सारे डिमांड्स को कंप्लीट करवाते थे। लेकिन जो ये प्रपोजल था टैक्सेस को इंक्रीज़ करने का, इसको इंक्रीज़ करने के लिए इस डिमांड को जब रखा किंग ने असेंबली के सामने, तो असेंबली में क्लर्जी और नोबेलिटी तो मान गए, लेकिन जो थर्ड क्लास के पीपल थे, मतलब थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वहाँ पे, उन्होंने इसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि रूल को थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। रूल को चेंज क्या किया जाना चाहिए कि पूरे ग्रुप से केवल एक वोट नहीं आना चाहिए, पूरे ग्रुप के हर एक मेंबर को ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग वोट दे सके। ओके, तो उन्होंने ये सोच के अपना ये प्रपोजल किंग के सामने रखा कि पहले इस रूल को फॉलो करवाइए, फिर हम सब लोग वोट देंगे आपके प्रपोजल के लिए, टैक्स वाले प्रपोजल के लिए। लेकिन किंग ने क्या किया, किंग ने डायरेक्टली इसको मना कर दिया। ओके, एंड अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो आइडिया था थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स का, इट वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में से ही एक, आप कह सकते हो, प्रिंसिपल है ना, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, राइट होता है। तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे भी किंग से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये रूल पहले फॉलो करवा दीजिए, उसके बाद हम आपके ये जो प्रपोजल है टैक्सेस को इंक्रीज करने का, इस पर अपने अपने वोट्स रखेंगे या देंगे। देखिए, तो किंग ने क्या किया, डायरेक्टली मना कर दिया। और डायरेक्टली जैसे ही किंग ने मना किया तो थर्ड स्टेट के जो पीपल थे उन्होंने असेंबली हॉल को छोड़ दिया और वहाँ से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट मीन्स क्या होता है कि असेंबली हॉल को छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो असेंबली उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इससे एक और पॉइंट रिलेटेड है जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में जानना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक बुक है।
जो रूसो ने लिखी है, और ये बुक जो है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसमें सारे के सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, सेम एज दिस वाज अ बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिटन बाय रूसो एंड विच इज रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। एंड ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने ये अपना जो प्रपोजल दिया था किंग को, ओके, रूल चेंज करने का, एंड दैट वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में से ही, उस बुक में से ही कोई एक वो प्रिंसिपल था, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि असेंबली हॉल को छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ। ओके, वेट अ सेकंड। Okay, so as we have seen that the representatives of the third state group, okay, has left the assembly. उन्होंने क्या किया, असेंबली को छोड़ दिया। अब असेंबली को छोड़ दिया तो उसके बाद असेंबली क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि जो थर्ड क्लास आप कह सकते हो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपने आप को बहुत, आप कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते थे। वो समझते थे कि थर्ड स्टेट में और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एजुकेटेड हो। जो दूसरे पर्सन थे वो लगभग सभी अनएजुकेटेड पर्सन थे, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड स्टेट के जो पीपल थे वो काफ़ी पुअर और अनएजुकेटेड थे। जो कुछ एजुकेटेड पीपल थे वो रिच हो गए थे, या हो रहे थे, या ग्रो हो रहे थे, आप कह सकते हो, जिसे हम थर्ड क्लास कहते हैं। और इसी थर्ड क्लास में से कुछ 600 रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करके असेंबली में भेजे गए थे। तो ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते थे कि हम चाहें तो अपने इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लुक, ऑन 20 जून द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्साई। ओके, 20 जून इट वाज 1789, 20 जून इट वाज 1789, ये सब 1789 की ही बात हो रही है। ओके, अभी हमने डिस्कस किया 5 मई को असेंबली बुलाई गई थी, और अब 20 जून को, है ना, लगभग एक महीने के बाद 20 जून 1789 को ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ द थर्ड स्टेट, दे असेंबल्ड, ओके, वो इकट्ठे हुए। कहाँ पे इकट्ठे हुए, इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम। आप कह सकते हो कि वर्साई में एक छोटा सा टेनिस कोर्ट था, ओके, जो इंडोर स्टेडियम था, उसके हॉल में ये लोग इकट्ठे हुए। जब वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस किया। उन्होंने क्या घोषित किया, उन्होंने घोषणा की, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। ओके, उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित की, एंड लुक, दे वर लीड बाय मेराबियो एंड अबेसियस। कि जब वो लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने मिलकर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, और खुद से उन्होंने कसम खाई, दे स्वेयर देमसेल्फ, कि वो क्या करेंगे, वो किंग यानी कि मोनार्क के पावर को कम करने के लिए, ओके, एक लॉ बनाएंगे, एक लॉ कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक रूल बुक राइट करेंगे, एक आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन राइट करेंगे, जिसमें मोनार्क के पावर को कम किया जाए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि पावर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जो रूसो के बुक में भी था, ओके, जॉन लॉक के बुक में भी था। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्लर्जियों को, क्लर्जी और नोबेलिटी, ओके, कि ये जो फैमिली पावर है कि केवल बर्थ से ही उनको टैक्सेस नहीं देना है, इन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इन सारी चीज़ों को उन्होंने राजा से मनवाने की कसम खाई। ओके, अब देखिए, और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में लग गए। देखिए, एक तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उसको भी उस समय उनको भी लीड करने के लिए 2 पर्सन खड़े हुए थे, और वो पर्सन कौन थे, देवर लीड बाय मेराबियो एंड अबेसियस। ये 2 पर्सन मेराबियो एंड अबेसियस जो थे, ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, उन सभी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को लीड कर रहे थे। ओके, आप कह सकते हो दैट दीज 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आर द हीरोज ऑफ थर्ड स्टेट, एंड द मेराबियो एंड अबेसियस वाज द हीरोज ऑफ दिस 600 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हीरो के भी हीरो थे, ये लीड कर रहे थे उनको। अब ये थे कौन, ये मेराबियो कौन थे, अबेसियस कौन थे, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। मेराबियो कौन थे, अ पर्सन फ्रॉम नोबेलिटी। ओके, वो नोबल स्टेट से ही एक पर्सन थे, लेकिन वो समझते थे कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, है ना, जो बर्थ से ही सबको पावर मिल जा रही है लोगों, और जो थर्ड स्टेट के पर्सन है उनको और दबाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए हर जगह। एंड नेक्स्ट अबेसियस। अबेसियस कौन थे, अ पर्सन फ्रॉम क्लर्जी, ये एक पादरी थे, ये क्लर्जी स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट जो था हमारा क्लर्जी, उससे एक पर्सन थे, ये चर्च से रिलेटेड थे। ओके,
और इनका भी यही मानना था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, सबको एक बराबर रहने का राइट होना चाहिए। और देखिए इन्होंने एक पम्फलेट राइट किया था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये क्या है, ये एक पम्फलेट है विच इज़ रिटन बाय अबेसियस। अबेसियस ने एक अपना पम्फलेट लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ओके, एक पत्रिका आप कह सकते हो, एक बुक छोटी सी, और उन्होंने क्या किया था, ये राइट किया था, और इसमें उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में लिखा था कि थर्ड स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम होती हैं, थर्ड स्टेट कैसे आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस अपने पम्फलेट में लिखी हुई थी, और जो लोगों को जगह जगह पे कलेक्ट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा था, आप कह सकते हो, है ना, लोगों को और ग्रो होने के लिए, ताकि उनकी जो थिंकिंग है ये डेवलप हो और वो भी सभी लोगों का साथ दे, जो दूसरे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका साथ दें। इसलिए ये लोग क्या करते थे, जगह जगह पे जाके आप कह सकते हो बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको समझाते थे ताकि वो भी उनके साथ जुड़ जाएं, ताकि जितना ज़्यादा यूनिटी होगी उतना ही ज़्यादा उनका पावर होगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ तो ये सभी लोग लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और दूसरे साइड क्या हो रहा है अब ये डिस्कस करते हैं। देखिए एक तरफ तो ये लोग अपने हॉल में हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस में क्या हो रहा था, जो दूसरे लोग थे, फ्रांस में उस समय पड़ गया था अकाल। ओके, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, जो फसलें थी बहुत कम हो गई थी, जो बची कुछ फसलें थी उसी में सब लोग गुजारा कर रहे थे। ओके, और जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती थी तो वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी फ्रांस में, तो लोग बहुत परेशान रहते थे। तो फ्रांस के लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे। ओके, जो उनका डेली नीड्स था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए लोगों को दुकानों में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, काफ़ी देर तक वो लोग लगे रहते थे, तब जाके उनको कुछ चीज़ें मिलती थी। ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स क्या करते थे, इस समय का, इस टाइम का फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने क्या किया था, सारे स्टॉक को एक जगह कलेक्ट कर लिया था और बहुत महंगे रेट पे आप कह सकते हो वो दे रहे थे, लोगों को सोल्ड आउट कर रहे थे। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, ये फेस करते करते जो फ्रांस के लोग थे उनका गुस्सा फूट पड़ा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने क्या किया कि जो शॉपकीपर्स हैं उन पे अटैक कर दिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ब्रेड के लिए, जो पाव रोटी वहाँ का डेली सबसे आप कह सकते हो जो बेसिक नीड था, पाव रोटी, जिसे हम आज के टाइम में रोटी कह सकते हैं, ब्रेड जो हम खाते हैं, उस टाइम वो लोग पाव रोटी खाते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर्स पे अटैक कर दिया और दुकानों को लूट लिया। जगह जगह पे जो छोटे बड़े जो आप कह सकते हो सोल्जर्स आए रास्ते में, उनको रोकने के लिए उनसे भी उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने फोर्ट्स को तोड़ दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, आप कह सकते हो। जो छोटे छोटे थे सोल्जर्स के साथ भी उनकी हाथापाई हुई, और वो लोग वहाँ से आप कह सकते हो धीरे धीरे अब ये फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है अब ये स्टार्ट हो चुका था। इसी में 14 अब इधर लुई 16 ने क्या किया, लोगों को रोकने के लिए अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आप शहर में जाइए और लोगों को रोकिए, और यही र्यूमर फैल गया लोगों में कि राजा ने अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए, फ्रांस के लोगों को मारने के लिए और उनको बंदी बनाने के लिए भेजा है। ठीक है, अब ये हमारा 14 जुलाई वाला इंसिडेंस यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, यहीं पे हमारा 14 जुलाई का इंसिडेंस स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। जगह जगह पे लोग इकट्ठे होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि फोर्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ का जो आप कह सकते हो जो जेलर था, है ना, जो वहाँ पे सुप्रीडियंट कमांडर था उस जेल का, प्रिजन का, उसको भी उन्होंने मार दिया, वहाँ के प्रिजनर्स को भी छोड़ दिया, फ्री कर दिया। ये पूरा का पूरा 14 जुलाई वाला जो इंसिडेंस था वो वहाँ पे हुआ। ओके, और अब देखते हैं कि इसके बाद किंग ने परेशान होकर क्या किया, किंग ने क्या ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को, या क्या उसने डिसीजन लिया। ओके, किंग उस समय थे लुई 16। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लुक, अब सारी इन चीज़ों से क्या हुआ, लुई 16 बहुत परेशान हो गए, बहुत डर गए। उन्होंने लोगों का ये गुस्सा देखकर, ये एग्रेसिवनेस देखकर, ओके, एग्रेसिवनेस देखकर लोगों के वो क्या हो गए, लुई 16 बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, डर गए, और उन्होंने फाइनली ये मान लिया कि नेशनल असेंबली को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, मतलब उन्होंने संवैधानिक मान लिया, उन्होंने एक लीगल टर्म मान लिया, आप कह सकते हो एक लीगल बॉडी मान लिया नेशनल असेंबली को, और उन्होंने उनको क्या कहा, उन्होंने आप कह सकते हो एक तरीके से उनकी बातों को मानने के लिए कुछ टाइम मांगा। ओके, कि आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं इस पर सोच समझ के आपकी बातों को मान लूँगा। सो लुक व्हाट वाज हैपेंड देयर, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली को उन्होंने मान लिया, नेशनल असेंबली को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया, आप कह सकते हैं, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन।
उन्होंने उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया लुईस 16 ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरी सारी पावर्स को, किसी भी डिसीजंस को सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसके लोग हमारे पावर्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, या आप कह सकते हो किसी भी डिसीजन में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, और उनके बाद ही हमारा कोई डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो अब देखिए धीरे धीरे फ्रांस में क्या आ रहा था, और डेमोक्रेसी आ रही थी। लोग वहाँ पे जो किंग थे, अब किंग के साथ एक नेशनल बॉडी जुड़ चुकी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुड़ चुकी थी, जिसके आप कह सकते हो एडवाइजरी से और उनके साथ देने से ही कोई डिसीजन कोई भी फॉलो हो सकता है, कोई डिसीजन। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी मोनार्क जो राजा थे लुईस 16 वो डायरेक्टली अपने किसी भी ऑर्डर को पास नहीं करवा सकते थे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, लुक, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ओके 4 अगस्त 1789 की बात हो रही है अब। ओके, द नेशनल असेंबली पास्ड अ डेक्री। नेशनल असेंबली ने एक डेक्री, आप कह सकते हैं एक नियम बनाया। ठीक है, एक नियम बनाया, क्या बनाया, अबलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस। उन्होंने एक नियम बनाया कि जितना भी फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, यानी कि जो क्लर्जी है, जो नोबिलिटी है, जिनको बर्थ से इन सारी पावर्स मिल जाते हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं, सभी लोग इक्वल हैं। ओके, इसके अलावा उन्होंने लोगों पे लगे हुए जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस है सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्लर्जी सिस्टम ख़त्म कर दिया, और जो किंग की जो फैमिली थी, जो नोबिलिटी पर्सन थे, उनको जो पावर्स था, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा, और मोनार्क सिस्टम भी धीरे धीरे फिनिश होने लगा फ्रांस में। ओके, और आप कह सकते हैं अब यहाँ पे फ्रांस में डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हो रही थी। ये सारी चीज़ें जब हुई तो देखिए लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट मिला था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। ओके, ये सारी चीज़ें जैसे ही ख़त्म हुई, लोगों को जो प्रॉफिट हुआ उसमें लगभग 2 बिलियन लिवरेज का प्रॉफिट हुआ, जिसको बहुत ही आप कह सकते हो जिसको नेशनल असेंबली के लोगों ने यूज़ किया फ्रांस के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो इस तरह फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ। ओके, 14 जुलाई 1789 से। ओके, जब लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई एक तरीके से, और इस रूमर की वजह से स्टार्ट भी हुआ, और फिर धीरे धीरे आप कह सकते हो हियर 4 अगस्त 1789 को वो रेवोल्यूशन ख़त्म होने की कंडीशन पे अब आने लगा था, और फ्रांस में मोनार्क सिस्टम की जगह फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम स्टार्ट होने लगा था, जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ओके, जो हम लोग डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं अपने सिविक्स में, ये अब स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे। ओके, सो आई होप आज जितना भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एक स्टोरी की तरह आप इस वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बुक को भी रीड करिए ताकि आपको बहुत पॉइंट, जो कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं, अगर समझ में ना आए सो यू कैन आस्क मी। ओके, एंड यू प्लीज़ मेक अ फेयर कॉपी and write all that incidents in your own words so that you can learn that all in a perfect way. Okay, thank you so much guys, thank you.